फैक्ट शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में हम देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरें आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ आज बात करेंगे प्रवासी भारतीय दिवस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस का भुवनेश्वर में उद्घाटन किया और इस मौके पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट के भाव के साथ भारत अपने ग्लोबल रोल को विस्तार दे रहा है। भारत अपनी बात को स्ट्रांगली तो कहता ही है, साथ ही साथ ग्लोबल साउथ की आवाज को भी वो उठाता रहा है। ऐसे में भारत का परचम लहरा रहा है और साथ ही साथ जो प्रवासी भारतीय हैं वो भारत के राजदूत बने हुए हैं। साथ ही साथ आज न्यूज नाइट पे एक बार फिर बात करेंगे दिल्ली के सियासत की, जो अब जाट आरक्षण पर आकर टिक गई है। और जब बात दिल्ली के सियासत की होगी तो बात इंडी गठबंधन की भी होगी, जो एक बड़ी टूट की तरफ, एक बड़े बिखराव की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या विपक्ष का जो गठबंधन बना था बड़े जोर शोर के साथ, वो बिखर गया है? इस पर हम एक बड़ी चर्चा भी करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ हम इस पर चर्चा करेंगे। और बात संभल की भी होगी, जो एक बार फिर सुर्खियों में है। 78 के दंगों का सच क्या सामने आएगा? क्या इससे जुड़ी हुई जांच होगी? इन सारे विषयों पर बात करेंगे न्यूज नाइट में। लेकिन सबसे पहले इस वक्त देखेंगे न्यूज नाइट की हेडलाइंस। पीएम मोदी ने भुवनेश्वर में किया 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। कहा, ह्यूमैनिटी फर्स्ट के भाव के साथ भारत कर रहा है अपने ग्लोबल रोल का विस्तार। जाट आरक्षण पर आई दिल्ली की लड़ाई। जाट आरक्षण पर केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। कहा, झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल, चुनाव की वजह से उठा रहे हैं मुद्दा। पूर्वांचल के लोगों को फर्जी कहने पर भी केजरीवाल को घेरा। दिल्ली चुनाव से पहले इंडी गठबंधन में मचा घमासान। कई सहयोगी दल कांग्रेस के बजाय केजरीवाल के समर्थन में। कांग्रेस ने कहा, केवल लोकसभा चुनाव के लिए इंडी गठबंधन। फारूक अब्दुल्ला बोले, फिर तो कोई गठबंधन ही नहीं। सामने आएगा संभल दंगे का सच। यूपी सरकार ने जिला प्रशासन से मांगी आख्या। संभल एसपी ने कहा, हफ्ते भर में दी जाएगी रिपोर्ट। बीजेपी ने कहा, सच सामने आने पर ही मिलेगा इंसाफ। अगले हफ्ते से शुरू हो रहे महाकुंभ से पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में लिया तैयारियों का जायजा। अखाड़ों के शिविरों का किया निरीक्षण। मीडिया सेंटर का भी किया उद्घाटन। लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़े आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव में अलग अलग चुनाव तो लड़ ही रहे हैं, उनके बीच लड़ाई भी तीखी होती जा रही है। जुबानी तीर से दोनों दल एक दूसरे को लहूलुहान कर रहे हैं। केजरीवाल ने कांग्रेस को बीजेपी का मोहरा बताया तो कांग्रेस के नेताओं ने केजरीवाल को झूठा, ढोंगी और राष्ट्रद्रोही तक करार दे दिया। इंडी गठबंधन में घमासान, गठबंधन के दलों में कोहराम, कमजोर हो रहा हाथ, सहयोगी छोड़ रहे साथ। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव तो लड़ ही रहे हैं, उनके बीच लड़ाई भी तीखी होती जा रही है।
आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर जोरदार तरीके से हमला बोल रही है और उसे बीजेपी का मोहरा करार दे रही है, तो कांग्रेस केजरीवाल को ढोंगी बता रही है। ये जब भी चुनाव लड़ते हैं बीजेपी को जिताने के लिए लड़ते हैं। हरियाणा उदाहरण है, अभी हाल में हुआ, उसके पहले उत्तराखंड उदाहरण था, गोवा था, गुजरात था। जनमानस में तो ये आ गया है कि दिल्ली के बाहर वो जब लड़ते हैं वो बीजेपी को जिताने के लिए लड़ते हैं, कांग्रेस को हराने के लिए लड़ते हैं। बीजेपी कहती है चेस के अंदर एक कदम चल तो वो एक कदम चलता है, वो कहते हैं 2 कदम चल तो वो 2 कदम चलता है, वो कहते हैं राइट मुड़ जाओ तो वो राइट मुड़ जाता है, वो कहते हैं लेफ्ट मुड़ जाता है, वो कहते हैं केस करके आता वो केस करता है, वो कहते हैं इन आदमियों को खरीद ले तो वो आदमी तो वो तो। कांग्रेस के लिए मुश्किल ये है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच की इस लड़ाई में बाकी सहयोगी दल आम आदमी पार्टी का साथ देते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने पहले ही दिल्ली में आप को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था और अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी केजरीवाल के साथ खड़ी नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इंडी गठबंधन के लीडर और एजेंडा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे बहुत से हमारे जैसी पार्टी है जिनको आसान नहीं है किसको समर्थन दे। हमने बार बार कहा है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है देश में, दिल्ली में आप बड़ी पार्टी। बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। इन सब के बीच कांग्रेस के कुछ नेता दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। इस लड़ाई के बीच कांग्रेस और सहयोगी दल ये दलील भी दे रहे हैं कि गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव तक ही था, लेकिन फारूक अब्दुल्ला इससे सहमत नहीं, यानी जितने सहयोगी उतनी बातें। दिल्ली चुनाव में तो पहले से तय था, इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहाँ तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे। यहाँ जो ये कहेंगे कि ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए है, उस गलतफहमी से निकल आए, फिर कोई अलायंस नहीं है। अलायंस हर वक्त, हर दिन है, हर मिनट। इंडी गठबंधन में मचे रार के बीच बीजेपी कह रही है गठबंधन में जितने छेद उससे ज्यादा मतभेद। ऐसा होता है क्या कि दिल्ली में दोस्ती और बिहार में कुश्ती, फिर दिल्ली में दोस्ती और महाराष्ट्र में कुश्ती, यूपी में कुश्ती, ऐसा होता नहीं है। यानी कि शुरू से ही इनका जो गठबंधन है, गठबंधन के गठरी में इतने छेद थे क्योंकि उनके महत्वाकांक्षी मतभेद थे। कुल मिलाकर दिल्ली चुनाव में इंडी ब्लॉक की धार एकदम बेकार दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां कई पार्टियां अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पूरी तरह से अलग थलग पड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो ये तो हुई इंडी गठबंधन की बात, और दिल्ली की सियासत की बात को आगे बढ़ाएं तो दिल्ली के सियासी संग्राम में जाट वोटर बेहद अहम है, और इसलिए दिल्ली की लड़ाई अब जाट के आरक्षण पर आ गई है। 10 वर्षों तक चुप रहने वाले और इस मुद्दे पर कुछ न बोलने वाले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने अब चुनावों के दौरान जाट आरक्षण की बात की है। उन्होंने बीजेपी पर जाटों को धोखा देने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि केजरीवाल झूठ बोलना बंद करे। दरअसल केजरीवाल खुद नई दिल्ली सीट पर बीजेपी के जाट नेता प्रवेश वर्मा के खिलाफ चुनावी संघर्ष में उलझे हुए हैं। दिल्ली की लड़ाई अब जाट आरक्षण पर आई। केजरीवाल के आरोपों पर भड़की बीजेपी, कहा झूठ बोलना करें बंद। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब जाट आरक्षण की एंट्री हो गई है। दिल्ली के पूर्व सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जाटों को धोखा देने का आरोप लगाया है और कहा है कि दिल्ली में जिन जाटों को आरक्षण है उन्हें केंद्रीय सूची में आरक्षण नहीं है। केजरीवाल के आरोपों पर अब भाजपा नेताओं ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि केजरीवाल झूठ बोलना बंद करें। जो धोखा 10 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के जाट समाज को देती आ रही है, वो धोखा देना बंद करें, अपने पुराने वादे पूरे करें। जो ये जाट भाई जब अपने गांव में खेती करते थे तो उनके यहाँ पर बड़े बड़े मोटे मोटे बिजली के बिल आते थे। आप जो फ्री बिजली की बात करते हैं, आपने गांव देहात में खेती की जमीन पर बिजली का बिल क्यों नहीं माफ किया? और उनके ऊपर में छापे पड़ते थे, केस दर्ज होता था, तो भी अरविंद केजरीवाल ने आज तक उनकी कोई भी आवाज नहीं उठाई। बीजेपी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल अनपढ़ और गंवारों जैसी बातें कर रहे हैं। दिल्ली के जाटों को ओबीसी में शामिल किया हुआ है और उसमें अरविंद केजरीवाल का कोई योगदान नहीं है।
केजरीवाल को बताना चाहिए कि पिछले 10 सालों में उन्होंने सरकारी नौकरियों में जाटों को कितना मौका दिया है। बीजेपी के मुताबिक पिछले 10 सालों में केजरीवाल ने एक बार भी ये मुद्दा नहीं उठाया, अब सिर्फ चुनाव की वजह से किया जा रहा है। उनको जाटों का वोट चाहिए और दिल्ली में भारी संख्या में जाट वोट बैंक है। यहाँ केवल राजनीति हो रही है। अब चुनाव हारने की बारी आई है तो वो राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली में पोस्टर वॉर भी चरम पर है। आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर जारी कर बीजेपी से दिल्ली सीएम का चेहरा बताने को कहा है। हालांकि बीजेपी ने पलटवार कर कहा है कि उसके पास पीएम मोदी का चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में चुनाव लड़ रही है और कंधे से कंधा मिलाकर डबल इंजन की सरकार जब चलेगी, दिल्ली विकसित भारत का जो लक्ष्य हमारा है वो बहुत जल्द हम अचीव करेंगे। उधर आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को चुनाव आयोग से मुलाकात कर वोटर लिस्ट में गलत तरीके से नाम काटने का आरोप लगाया है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल और आप वोट बनाने का अनैतिक रूप से काम कर रहे हैं। टोटल वोट 1 लाख हैं नई दिल्ली विधानसभा में और मतलब 5.5% वोट कटने के लिए 22 दिन में, पिछले 22 दिन में आ गए हैं। उसके पहले नहीं आए थे इतने। 24 तारीख से लेकर अब तक जितने वोट बन रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल उसकी आम आदमी पार्टी इन वोटों को बनाने का अनैतिक रूप से काम कर रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें चुनावों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। कुल मिलाकर दिल्ली में चुनाव के ऐलान के बाद सियासी पारा चढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल के एक बयान को लेकर विवाद हो गया है। बीजेपी ने कहा है कि केजरीवाल ने यूपी बिहार का अपमान किया है। दरअसल चुनाव आयोग से मिलकर बाहर निकलने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल के लोगों के वोट को लेकर टिप्पणी की, जिस पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल यूपी और बिहार के लोगों से नफरत करते हैं। 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। अरविंद केजरीवाल समय समय पर पूर्वांचल के भाई बहनों का अपमान करते रहे हैं। उनके मन में यूपी और बिहार के लोगों के लिए नफरत भरी हुई है। कभी वो बिहार और यूपी वालों को शिक्षा व्यवस्था पर बोझ बताते हैं, कभी कहते हैं कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं पर वो 500 रुपए का टिकट लेकर आते हैं और दिल्ली पर बोझ डाल के चले जाते हैं। और आज तो उन्होंने हद कर दी कि हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को नकली वोटर तक कह दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हार का डर सता रहा है, इसलिए यूपी बिहार के लोगों का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, पिछले 10 वर्षों से दिल्ली पर आपदा बनकर भ्रष्टाचार का पहाड़ खड़ा कर लूट रहे अरविंद केजरीवाल को अपनी हार का डर सता रहा है, तो बौखलाकर उत्तर प्रदेश और बिहार के हमारे भाई बहनों के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करने पर उतारू हो गए। केजरीवाल ने यूपी बिहार के हमारे लोगों को फर्जी वोटर कहकर उनका अपमान किया है। दिल्ली की जनता सत्ता से उखाड़कर इन्हें इसका जवाब जरूर देगी। तो ये कुल मिलाकर जेपी नड्डा का ट्वीट रहा। जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट किया था और जिस तरह से उन्होंने जो कुछ बातें कही वो हमने आपको बताया कि पिछले 10 वर्षों से दिल्ली पर आपदा बनकर भ्रष्टाचार का पहाड़ टूट रहा है, ये उन्होंने कहा। और इन सारे विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि आज दरअसल यही हमारे विशेष का विषय है। हमारा विशेष है आज इंडी में तकरार, क्या खत्म होगी विपक्षी एकता। इंडी में तकरार, क्या खत्म होगी विपक्षी एकता, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। इंडी में तकरार, क्या खत्म होगी विपक्षी एकता, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनिल गुप्ता जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गुप्ता, बहुत स्वागत है आपका। संजीव कौशिक जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव जी, स्वागत है आपका। विजय कौशिक कांग्रेस के नेता हैं,
विजय जी, स्वागत है आपका। अदिति टंडन जो कि एसोसिएट एडिटर है द ट्रिब्यून की, वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अदिति जी, बहुत स्वागत है आपका। और अगर इस विषय पर बातचीत की शुरुआत हम करना चाहें और समझना चाहें डॉक्टर अनिल गुप्ता से कि अनिल गुप्ता, ये जो इससे पहले कि हम इंडी गठबंधन की बात करें, अभी ये जो ताज़ा मामला आया है पूर्वांचल के लोगों को अपमानित करने का, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? क्योंकि जो सबसे पहले जो बात आई थी और इससे पहले चाहे संजय सिंह हो या जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वही बार बार कहा करते थे कि पूर्वांचल के लोगों का आप लोग वोट कटवा रहे हैं और पूर्वांचल के लोग पूरी तरह से इंटैक्ट हैं कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ। और अब ये तो उल्टा बयान आया है। क्या ये सोच समझ कर दिया गया या जुबान फिसल गई? जी निखिल जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार जी। सबसे पहले तो जो आपने विषय रखा इंडी अलायंस, जी, सही मायने में हम लोग पहले भी कहते थे कि ये घमंडिया अलायंस है, और आज जिस तरीके से ये पूरा बिखर गया है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिस्ट है, इनकी में कोई मुद्दों पे ये नहीं था। ये अलायंस सिर्फ एंटी मोदी बना था। किसी भी अलायंस का कोई एक एजेंडा होता है, एक देश के लिए कोई काम करने की सोच होती है, नहीं, सिर्फ मोदी जी को हटाओ इसलिए बना था। इसलिए आज ये तितर बितर हो गया है। और आज देखिए दिल्ली में किस तरीके से सब एक दूसरे के पीछे पड़े हैं। अभी कुछ ही महीने पहले इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, दिल्ली में भी लड़ा, इनकी बुरी तरीके से हार हुई। और जब लगता है कि कहीं ना कहीं अलग अलग रोटियां सेकनी है, तो ये अलग अलग अपनी अपनी थपली बजाते। और आज सही में कई बार हमारे सनातन में कहते हैं कि 24 घंटे में कभी ना कभी सरस्वती जबान पे बैठती हैं। और जिस तरीके से आज केजरीवाल साहब ने हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को कहा, ये पूरा का पूरा निंदनीय है। आज इन्होंने पहली बार नहीं कहा, इन्होंने पहले भी कहा कि 500 रुपए की टिकट लेकर आ जाते हैं, हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे करते हैं। इन्होंने पहले भी कहा कि बिहार और यूपी के लोग यहां पर आ जाते हैं, यहां सुविधा फ्री में लेते हैं। और आज तो इन्होंने हद कर दी, पूर्वांचल के भाई बहनों को इन्होंने फर्जी वोटर तक का हवाला दे दिया। ये इनकी मानसिकता सस्ताती है। जिस तरीके से इन्होंने हमारे जाटों के भाई बहनों को कमेंट्स किया, जिस तरह से पूर्वांचल को किया, चुनाव में अपनी हार निश्चित देखकर वो ये बौखला गए हैं। और मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा है कि रोज नई इनकी बौखलाहट नजर आएगी, चाहे नई नई झूठी घोषणाएं हो, क्योंकि 10 साल में कुछ नहीं किया। 10 साल दिल्ली बेहाल। आज दिल्ली कहने को राजधानी है, पर क्या दिल्ली का स्टैंडर्ड राजधानी लायक है? नहीं है। दिल्ली में यमुना का पोल्यूशन देखिए, एयर पोल्यूशन देखिए, सड़कें देखिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, स्कूल देखिए, कॉलेज देखिए, सब कहीं ना कहीं ठीक है। जवाब ले लेते दर्जे के। जवाब तो मुझे लगता है कि ये जो इनकी मानसिकता है वो आज उजागर हुई है। और आने वाले चुनाव में दिल्ली के लोग इनको सही जवाब देके इनको अपने घर बिठाने वाले। ठीक जी। संजीव कौशिक जी, जो दरअसल इंडी गठबंधन में बिखराव है उसको लेकर के तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। दरअसल ये जो अभी सामने आया है ताज़ा मामला, और जिसमें जिस तरह से पूर्वांचल के लोगों को उन्होंने कहा कि आसपास के जो यूपी के इलाके हैं और बिहार के इलाके हैं वहाँ से लोगों को लेकर आया जाता है, फर्जी वोट बनवाए जाते हैं, ये क्या अपमान नहीं है? और अभी आपने बाइट सुनी, उसमें ये भी नहीं है कि जी कुछ और कहा था, कुछ और कोट कर दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने ही बड़बोलेपन वजह से हमेशा शर्मसार होते हैं और इस तरह से दोहरी राजनीति उनको करने की नौबत आ जाती है। सबने देखा सदन में किस तरह से नड्डा साहब, जो आज ट्वीट आप जिनका पढ़ रहे थे, क्या कहा था उन्होंने। पूर्वांचल, रोहिंग्या और साथ साथ घुसपैठिए बांग्लादेशी है, सबको एक साथ समेट के उन्होंने अपनी बात रखी थी। आप पूर्वांचलियों के इतने बड़े हितैषी हैं, अभी तक कितनी सीटें पूर्वांचलियों को दे दिया है आपने चुनाव में लड़ने के लिए? आम आदमी पार्टी से पूछिए, निकालिए आंकड़े निकालिए हमारे, और देखिए कि पूर्वांचलियों को हमने क्या सम्मान दिया है। ये क्या बात करेंगे ये? लेकिन इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। स्टेटमेंट आया दरअसल मैं उस पर जवाब कह रहा हूं, इस पर जवाब दीजिए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कितने पूर्वांचलियों के रहनुमाई हैं दिल्ली के उन कच्ची कॉलोनियों में? 80% से ज्यादा जगहों पे हमने 10,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई हैं। आपको बीच में नहीं टोकना चाह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि दरअसल ये जो मुद्दा है ये कोई बीजेपी निकाल कर नहीं आई है, ये मीडिया के साथ वो बात कर रहे थे और उसके बाद सामने आया है, और जिस पर लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं।
तो ये मैं जानना चाह रहा हूं कि जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 13,000 वोट बढ़ गए हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग लाए जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आपको लग रहा है कि इतने फर्जी हैं कि वो आपसे कहा जाए कि आइए चलिए आपको महाराष्ट्र में फर्जी वोटर बना देंगे, आप चलेंगे क्या? निखिल जी, इलेक्शन कमीशन के समरी रिवीजन के बाद में अचानक यदि इतने वोट बढ़ जाते हैं तो ये चिंता का विषय है। और इसकी वजह से ये बात नहीं, मैं बता रहा हूं, मेरी बात तो सुनिए, वो तो खुलेआम दिखाई दे रहा है कि कौन से किस वोटर को काटा जा, किस वोटर के नाम काटे जा रहे हैं और किस तरह से जोड़े जा रहे हैं, ये तो सामने दिखाई दे रहा है। हमारे राष्ट्रीय संयोजक ने इसके बात, आप उनकी बात को डिटो करते हैं, आप कहते हैं कि हाँ यूपी बिहार के लोग आ रहे हैं फर्जी वोट डालने के लिए। फर्जी वोट बनवाने वाले के लोगों के बारे में बात हो रही है, जो फर्जी वोट बनवा करके, खास करके वैसे विधानसभा क्षेत्र में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री यहां से चुनाव लड़ते हो। शाहदरा में 5,000 से हार जीत तय हुआ था पिछली बार, और वहां 11,000 वोट इन लोगों ने ऐड करवाया है। कहां से, कैसे होगा? मत करवाइए चुनाव। ठीक है, आपने इस बात को माना कि वो केजरीवाल जी जो कह रहे हैं कि दरअसल यूपी और बिहार के लोग फर्जी वोट यहां पर आकर उन्होंने बनवाया, स्वीकार किया। यही बात केजरीवाल जी ने कही और आप ये बात कर रहे हैं 13,000 बढ़े, गलत बढ़े, इन सब विषयों पर हम चर्चा कर सकते हैं। बस उसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं, नहीं, उसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कितने, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि संजीव जी आइए चलते हैं केरल में फर्जी वोट डाल दिया जाए, ये आपका अपमान होगा ये कहना? आप समझ रहे हैं? इसी तरह से कहा जाए कि यूपी और बिहार के लोगों को लेकर के आए यहाँ फर्जी, तो यूपी और बिहार के लोग क्या फर्जी वोट डालने के लिए जाएंगे? अपमान तो तब हुआ था, अपमान तो तब हुआ था जब बहुत सारी चीजों में दूसरों ने किया होगा, लेकिन इसमें क्या अपमान हुआ या नहीं? अपमान तो तब हुआ था जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने यह बात कही थी लोगों के बीच में, सदन में खड़ा होकर के कि पूर्वांचलियों, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के नाम आप ऐड करवाएंगे तो उसको हम कटवाएंगे। ठीक है, ये उन्होंने खुलेआम कहा था, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पॉइंट है आप इसको शायद फील ही नहीं कर पा रहे हैं। कितने बड़े अपमानित हुए, कितने बड़े, मैं ठीक है, पूर्वांचलियों के लिए किया क्या आपने? कच्ची कॉलोनियों के लिए क्या किया है? मैंने कहा कि 10,000 किलोमीटर मैंने सड़कें बनवाई है, पानी पहुंचाई है, जहां 50 से 60, नहीं मेरी पूरी बात, जहां 50 से 60% लोगों के पास पानी पहुंचता था, आज के वक्त में 96% लोगों के घरों में टोटी से पानी हम पहुंचाया। हमने नालियां बनवाई, सड़कें बनवाई, हमने स्ट्रीट लाइट लगवाई, हमने CCTV कैमरा लगवाई। उन इलाकों की बात मैं कर रहा हूं जहां कच्ची कॉलोनियां और सबसे ज्यादा पूर्वांचली यहां पे रहते हैं। इन विषयों पर बात नहीं हो रही है। फिलहाल मैं चाहूंगा कि विजय कौशिक जो कांग्रेस के नेता हैं, मैं उनका भी स्टेक इस पर जानना चाहूंगा। मैं आता हूं डॉक्टर अनिल गुप्ता, अगर आप कुछ एक सेंटेंस में कहना चाह रहे हो तो आप कह दीजिए, उसके बाद मैं विजय कौशिक के पास जाऊंगा। देखिए, मुझे लगता है इनको इस बात का भी जवाब देना चाहिए जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने 5,000 पेज का मेमोरेंडम इलेक्शन कमीशन को दिया और एक विशेष संविधाओं के 50 गज के मकान में 60 से 80, 100 वोट बने हुए हैं जो हमने लिख के दिए, उसका जवाब नहीं देंगे। ठीक है, कैसे बिना मकान मालिक के, बिना मकान मालिक के तो इतनी हिम्मत रही है कि आके चुनाव लड़ने। चलिए अभी जिसकी क्षमता नहीं हो लड़ने की उसके बारे में बात कर रहे हैं। अरे अभी छोड़िए, अभी अरे रणछोड़ दास हो गए, अरे छोड़िए अनिल, मैदान छोड़ चुके हैं। अरे डॉक्टर गुप्ता वो मैदान छोड़ चुके हैं, उनकी बात क्या करेंगे? संजीव कौशिक और डॉक्टर गुप्ता, आप झूठ बोलते हो चैनल पर शर्म। 1 मिनट देखिए, सुनिए, आप दोनों लोग शांत हो जाइए, आप दोनों लोग बताइए। संजीव जी, केजरीवाल के सामने आपका कोई अपना चेहरा संजीव जी भरोसे चुनाव लड़ेंगे। अरे मैं बता रहा हूं, के भरोसे, रमेश बिधूरी के भरोसे, अरे जो महिलाओं को गाली देता है। अरे यार ये विषय ही नहीं है, आप लोग किस बात पे चर्चा करते चले जा रहे हैं? नहीं, इस तरह से नहीं चलेगा। बताइए कौन है इस चेहरे के सामने, कौन है आपके पास? बताइए। संजीव जी, देश के प्रधानमंत्री लड़ेंगे, बताइए ना। संजीव जी बातें करते हैं, आप लोग फर्जी गालीबाज पार्टी, डॉक्टर फर्जी पार्टी। अरे अब आप शांत हो जाइए, संजीव जी शांत हो जाइए, डॉक्टर अनिल गुप्ता शांत हो जाइए, हमारी चर्चा को डिरेल मत करिए प्लीज। देखिए ऐसा है, हम जिस विषय पर जा रहे थे, हमने एक सेंटेंस कहने को कहा था, इसलिए नहीं कि आप इतना समय निकाल दें, समय बहुत कम है। मैं जा रहा हूं विजय कौशिक के पास। विजय कौशिक, 2 विषय हैं। एक विषय तो यह है कि ये जो सारी अभी पूर्वांचलियों को जिस तरह से कहा गया है, क्या यह अपमानजनक है या नहीं, आपका क्या स्टैंड है इस पर? और दूसरी बात, आपको कहीं ना कहीं जिस तरह से ये पूरा प्रकरण, जब हम बात करते हैं इंडी गठबंधन में टूट और इंडी गठबंधन में रार की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा चोट जो है वो कांग्रेस को पहुंची है। और अगर जो पिछले दिनों जब राष्ट्रद्रोही कहा था अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को, तो उन्होंने कहा था कि आप लोगों को इंडी गठबंधन से बाहर कर देंगे, तो शायद ये लगा था कि भाई कांग्रेस तो बड़ी पार्टी, वो कैसे बाहर होगी, लेकिन वो सच हो गया, आप लोगों को बाहर ही कर दिया। देखिए, पहली बात ये सुन लीजिए, लगातार आपसे कई सालों से इस मुद्दे पर चर्चा होती रही है और मैं आज फिर दावा कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से
कि अगर गठबंधन टूटता है तो कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है। हम चैलेंज के साथ बार बार कहते रहे हैं। जब कोई फायदा नुकसान नहीं था तो किया ही क्यों था गठबंधन? सुनिए ना मेरी बात। देखिए, हमारे पास नीतीश जी एक प्रस्ताव लेकर आए थे कि देश को बचाने के लिए जो कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है उसमें क्षेत्रीय दल साथ आना चाहते हैं, तो हमने कहा स्वागत है। क्योंकि देश की बात थी इसलिए हमने इन लोगों को अपने साथ जोड़ा था। और आज देश के ही मुद्दे पर हमने केजरीवाल जैसे जो ठग हैं, जिन्होंने अपनी बातों से ठगा है, जिन्होंने अपनी नीतियों से दिल्ली की जनता को ठगा है, उनके खिलाफ हमने एक बार फिर से डंडा उठा लिया है। दूसरी बात, ये जो पूर्वांचल के लोगों के लिए वो कह रहे हैं, यूपी के लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए, तो मैं उन केजरीवाल जी को ये कहना चाहता हूं कि केजरीवाल जी अपनी गिरेबान में झांकिए। आपके ऊपर तो बांग्लादेशियों के वोट बनवाने के आरोप है, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि भाजपा और आम आदमी पार्टी मिली हुई है। आप पिछला रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। केजरीवाल जो जो कहते रहे भाजपा उसे करती रही। केजरीवाल ने कहा आज उनके इस मंत्री के छापा पड़ेगा, बीजेपी ने छापा डलवा दिया। उन्होंने कहा आज उनके यहाँ पर ईडी पहुंच गई। तो ये सब साबित करता है। और मैं इसमें कुछ चीजें कहना चाहता हूँ। ये वो केजरीवाल जी हैं जिन्होंने अन्ना हजारे की पीठ में छुरा घोंपा, उस चंदे का आज तक हिसाब नहीं दिया जो उस आंदोलन के नाम पर इकट्ठा हुआ था। उसके बाद जब इन्होंने पार्टी बनाई और जिन लोगों ने इस पार्टी को खड़ा किया था, चाहे वो प्रशांत भूषण थे या जो लोग थे, उन सबकी पीठ में छुरा घोंपा, फिर दिल्ली की जनता की पीठ में छुरा घोंपा। पहले लेकिन ये सब बातें आपको समझ में अब आई। सुनिए, ये जब ये सारे सवाल आप करते हैं, जब एक उंगली उठाते तो तीन उंगली आपकी तरफ भी उठती है। और ये जरूर पूछा जाएगा कि ये इतने समय के बाद आप लोगों को समझ में आया, ये ज्ञान हुआ। मुझे याद है कितनी डिबेट्स में आप खड़े होकर के अरविंद केजरीवाल को और इंडी गठबंधन को आपने डिफेंड किया है। मैं अदिति टंडन जी को यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा। मैं आऊंगा संजीव जी आपके पास। संजीव जी आऊंगा, ठीक है, आपने चलिए। लेकिन अभी तस्वीरें थोड़ी देर पहले अभी तस्वीरें दिखाई हैं, एक बार दोबारा दिखा देंगे, हाथ साथ में खड़ा गया हुआ विक्ट्री का निशान लगाकर। तो वो कोई बड़ी चीज नहीं है। दोबारा अभी दिखा देंगे हमारे स्क्रीन पर कि किस तरह से आप लोग गलबहियां कर रहे थे और किस तरह से विक्ट्री का निशान एक दूसरे का हाथ पकड़कर पूरे मंच पर सजकर खड़े होते थे। तो वो देश की जनता भी नहीं भूली है। अदिति टंडन जी के पास जाऊंगा। अदिति टंडन जी, ये जिस तरह से इसको अवसरवाद की राजनीति ना कहा जाए तो क्या कहा जाए कि सीधे तौर पर जब लोकसभा का चुनाव आया उससे पहले तमाम विधानसभा के चुनाव थे, एक लंबी फहरिस्त है जिसमें चाहे वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच का झगड़ा रहा हो, ममता बनर्जी का और कांग्रेस और दूसरे दलों के बीच का झगड़ा रहा हो, या फिर अब दिल्ली में आप देख रहे हैं, दरअसल कोई गठबंधन नहीं है। ये सीधे सीधे अगर कहा जाए कि अवसरवादिता की राजनीति है जो साफ तौर पर सामने दिख रही है और अवसर आने पर बिखर भी जाती है, अवसर आने पर जुड़ जाती है। तो गलत नहीं होगा। देखिए, राजनीति में अवसरवादिता एक जाहिर सी बात है और किसी ना किसी मोमेंट पर हर पार्टी ने की है। लेकिन हम अगर आज की संदर्भ में बात करें तो ये बात सही है कि जो इंडिया गठबंधन का फॉर्म है, स्ट्रक्चर है, उस पर कोई भी क्लैरिटी नहीं है। हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा इलेक्शन साथ लड़ा। उसके बाद जब हरियाणा का चुनाव आया तो इन दोनों में गठबंधन की बात चली, लेकिन वो गठबंधन की बात पूरी नहीं हो सकी। फिर इससे पहले कि दिल्ली का चुनाव शुरू भी होता या प्रक्रिया भी शुरू होती, आम आदमी पार्टी का एक बयान आ गया कि हम यहाँ पर स्ट्रांग हैं, हम अपने बलबूते पे जीतने की स्थिति में हैं, तो हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं है। तो जब हम इस लिहाज से इन बयानों को एनालाइज करते हैं तब ये थोड़ा सा कन्वीनियंस का रिश्ता नजर आता है, क्योंकि ये क्लियर है कि अगर लोकसभा में आप साथ आ सकते थे तो किसी ना किसी बहाने से आप हरियाणा में भी साथ आ सकते थे और आप दिल्ली में भी कोई गठबंधन कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि आपने दिल्ली में पहले गठबंधन नहीं किया है। 2013 में तो इनफैक्ट कांग्रेस आज तक शायद प्राइवेटली तो पछताती है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को समर्थन देकर अपना वोट बैंक तमाम उनकी तरफ शिफ्ट कर दिया और वो वोट बैंक आज तक दोबारा से कांग्रेस हासिल नहीं कर पाई। अभी तक उसी जद्दोजहद में कांग्रेस लगी है जी। कल हमने देखा समाजवादी पार्टी और टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी ने, दोनों ने अरविंद केजरीवाल को ओपन सपोर्ट दे दिया जी। आज हम सुन रहे हैं कि ओमर अब्दुल्ला का एक बयान, वो दिल्ली में थे किसी संदर्भ में, तो उन्होंने ये यहाँ तक कह दिया कि इंडिया गठबंधन का तो कोई मीटिंग ही नहीं हुआ है लोकसभा इलेक्शन के बाद, और अगर कोई एजेंडा नहीं है और अगर कोई जॉइंट प्रोग्राम नहीं है और अगर ये अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बना था तो इसको डिसमिस कर देना चाहिए।
उन्होंने यहाँ तक आज कह दिया है। तो जाहिर सी बात है कि लीडरशिप नहीं है। अभी तक इनका कोई लीडर तय नहीं हो पाया। लास्ट हमने जो सुना था, आपको याद होगा कि आपस में जब नीतीश जी इस अलायंस का हिस्सा थे तो एक वर्चुअल मीटिंग जो हुई थी, हम सब जानते हैं, अखबारों में छपा भी था कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि खड़गे जी इसके प्रेसिडेंट होने चाहिए, जिसके बाद ये चर्चा चली कि नीतीश कुमार बहुत नाराज रहे कि उनको साइडलाइन कर दिया गया और वो चले गए। जी, तो ये शुरू से ही चला है दरअसल। और इसके साथ ही अदिति जी, अब बात ये भी हो रही है कि क्या ये राहुल गांधी की काबिलियत और उनके नेतृत्व के ऊपर ये सवाल है। ये सवाल मैं डॉक्टर अनिल गुप्ता के पास लेकर जाऊंगा। अनिल गुप्ता, जब इंडी गठबंधन में दरार है तो बीजेपी की तो बल्ले बल्ले है। मैं चाहता हूं कि बहुत 30 सेकंड में सब अपना जवाब दें। मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि शो को वाइंड अप कर ले, लेकिन बहुत जल्दी एक राउंड में और चाहता हूं। मैं आपकी बात का जवाब दूं, इससे पहले एक बात और कहना चाहता हूं। 2013 में तो इंडी गठबंधन नहीं था ना जी। उससे पहले तो केजरीवाल साहब शीला दीक्षित को पानी पी के कोसते थे। फिर क्यों, हम लार्जेस्ट पार्टी थे उस टाइम, फिर भी कांग्रेस ने समर्थन दिया, उनकी सरकार बनाई। ठीक है। और जहां तक आपका विषय की बात है, हम अपने कार्यकर्ताओं के बूथों पे, हम अपने दम पे दिल्ली के 13,034 बूथों पे हमारा पन्ना प्रमुख तैयार है। और जिस तरीके से 10 साल में दिल्ली को बेहाल किया है, दिल्ली की जनता अब इनको उखाड़ फेरने के लिए आतुर है। ठीक है। और आने वाली 5 तारीख को जो वोट डालेंगे वो इनके खिलाफ डालेंगे। और 8 तारीख को दिल्ली में आपका पॉइंट आ गया। विजय कौशिक, राहुल गांधी के ऊपर के नेतृत्व पर बड़ा सवाल, और अब दिल्ली में भी यही दिख रहा है। जिस तरह भगवान शिव ने भस्मासुर को पैदा किया और उसको फिर बाद में भस्म करना पड़ा भस्मासुर को, उसी तरीके से केजरीवाल को कांग्रेस पार्टी ने यानी कि हमने जन्म दिया है और हम ही इनका निपटारा करेंगे। भाई देवेंद्र यादव जो कि ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। बस एक सेंटेंस में खत्म करिए। हम इनको उखाड़ने जा रहे हैं दिल्ली से। ठीक है। संजीव कौशिक, आपको कह रहे हैं कि भस्मासुर थे, उन्होंने ही बढ़ाया था, वही खत्म कर देंगे। कांग्रेस पार्टी की बातों का आजकल हम लोग बुरा नहीं मानते हैं। अब आम आदमी पार्टी क्या बुरा माने, जो भारतीय जनता पार्टी के कंधे पे सवार होकर के अपने अस्तित्व को बचाने में लगी हुई है। कोई बात नहीं है, करे कांग्रेस पार्टी, करे कांग्रेस पार्टी, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एक इंडिया गठबंधन, तमाम वो जो पार्टियां थी विपक्ष में, वो सारे को मिला करके देश में भारतीय जनता पार्टी के उन संविधान विरोधी ताकतों के पीछे खड़े होकर के मजबूती से लड़ने के लिए एक तैयार हुआ था, जिसका राज्य में कोई मतलब नहीं है। हमने हरियाणा में लड़ा, अलग अलग लड़े, क्या कोई नई बात नहीं है। प्रयास तो करते रहे गठबंधन का, इसमें प्रयास तो करते रहे ना गठबंधन का। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हरियाणा में अलग अलग लड़े, यहाँ भी अलग अलग लड़ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, प्रयास करते रहे गठबंधन का। अदिति टंडन, आपके आखिरी कमेंट्स। आपको लगता है कि ये गठबंधन अगर जिसको कहते हैं कि इन लेटर इन स्पिरिट अभी बिखरा नहीं है पूरी तरह से, इसकी घोषणा नहीं हुई है, तो आने वाले समय में बस ये अंतिम सांसें गिन रहा है? देखिए, कोई ना कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट तो गठबंधन को चाहिए एक साथ रहने के लिए, जो इस वक्त नजर नहीं आती। ठीक है। और ये आपने बड़ी बात कही है कि कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट चाहिए जो इंडी गठबंधन में नजर नहीं आता। आप चारों लोगों का बहुत शुक्रिया। अदिति जी शुक्रिया, विजय जी, संजीव जी, डॉक्टर अनिल गुप्ता शुक्रिया। और यहाँ के बाद अब बात करेंगे कि प्रवासियों के योगदान को प्रधानमंत्री ने सराहा और क्या कुछ रहा प्रवासी भारतीय दिवस में। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बताएंगे कि प्रवासियों के योगदान को पीएम ने सराहा। आज सुनो, खाने में कुछ स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, समझे किफायती लाल। क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया, डिजिटल पेमेंट करना सीखिए नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है।
हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया, आपने? ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। पर तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की, जो भुवनेश्वर में मनाया जा रहा है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में प्रवासी भारतीयों की निर्णायक भूमिका है। प्रधानमंत्री ने ओडिशा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का औपचारिक तौर पर उद्घाटन करने के बाद जब सभा को संबोधित किया तब उन्होंने कहा कि वैश्विक जो विकास है और भारत की जो विकास यात्रा है उसमें प्रवासी भारतीयों की महत्वपूर्ण भूमिका की बार बार प्रशंसा की जानी चाहिए। भारत की प्रगति की गति सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। आज भारत मेड इन इंडिया फाइटर जेट बना रहा है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहा है और वो दिन भी दूर नहीं जब आप किसी मेड इन इंडिया प्लेन से ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाने भारत आएंगे। 21वीं सदी भारत की सदी है, देश के युवाओं की है, स्किल की है, स्टार्टअप की है। दुनिया के अनेक देश अब भारत के स्किल्ड यूथ का दोनों हाथों से स्वागत कर रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार का भी प्रयास है कि कोई भी भारतीय विदेश जाए तो वो बेहतरीन स्किल के साथ ही जाए। इसलिए हम अपने यूथ की लगातार स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग कर रहे हैं। ओडिशा भुवनेश्वर में शुरू हुए 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री ने तकनीक और विकास के अलावा भारतीय विरासत और उसके ऐतिहासिक पहलू को समझने का आग्रह किया। उन्होंने एक विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन दिल्ली के निजामुद्दीन से चलेगी और देश के 17 पर्यटक, सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन कराएगी। इसका पूरा सफर 3 हफ्ते का होगा। प्रधानमंत्री ने एक प्रदर्शनी भी देखी जिसमें ओमान में बसे भारतीयों के दस्तावेजों को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया था। प्रधानमंत्री ने कुछ इसी तरह के प्रयास गिरमिटियाओं के लिए भी करने का आग्रह किया। गिरमिटिया साथियों का एक डेटाबेस क्रिएट किया जाए। वे भारत के किस किस गांव से, किस शहर से गए, इसकी पहचान हो। वे कहां कहां जाकर बसे, उन जगहों को भी आइडेंटिफाई किया जाए। उनकी लाइफ कैसी रही, उन्होंने कैसे चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदला, इसे सामने लाने के लिए फिल्म बन सकती है, डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। गिरमिटिया लेगेसी पर स्टडी हो, इस पर रिसर्च हो, इसके लिए यूनिवर्सिटी में चेयर स्थापित की जा सकती है। वैश्विक विकास में भारतीयों की भूमिका को प्रधानमंत्री ने काफी सराहा। उन्होंने कहा कि भारतीय जहां भी रहते हैं वहां लोकतांत्रिक मूल्य और समावेशी व्यवहार के साथ रहते हैं। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में प्रवासियों को अपना योगदान देने के लिए
आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां प्रवासी भारतीयों की सराहना की, जिस तरह का किरदार उन्होंने वैश्विक विकास में अदा किया है, वहीं उनसे आह्वान भी किया कि अब आप आएं और भारत की इस विकास यात्रा का हिस्सा बने। वहीं प्रधानमंत्री ने उनसे ये करार भी किया कि आपका मादरे वतन आपके जरूरत के वक्त में आपके साथ खड़ा दिखेगा। कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, भुवनेश्वर। और ओडिशा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने न्यूज वीक के मालिक और सीईओ देव प्रगाढ़ से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के युवा कारोबारी नेताओं को वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाते देखना हमेशा उत्साहवर्धक होता है। धर्मेंद्र प्रधान ने ओमान से आए भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए प्रधान ने लिखा कि हमारे बीच सार्थक बातचीत हुई, जिसमें हम अपने संपर्क और जुड़ाव को मजबूत कर सकते हैं। जीसीसी देशों में भारतीय प्रवासियों की जरूरतों को पूरा करने और उनके बहुमूल्य सुझावों का देश स्वागत करता है, विशेष रूप से स्कूल और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। भारत सरकार हमारे जीवंत प्रवासी भारतीयों के कल्याण और खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध है। बाद में उन्होंने कतर और अमेरिका से आए प्रवासियों से भी मुलाकात की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट पर देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज भारत ने रिसर्च की दुनिया में बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया है। 5 वर्ष पहले जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को स्वीकृत किया गया था। इस बीच कोविड की चुनौतियों के बावजूद हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ी लगन और मेहनत के साथ इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है। पीएम ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में देश की अलग अलग आबादियों से जुड़े 10,000 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट भारत की बायोटेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। मुझे बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट की मदद से हम देश में एक डाइवर्स जेनेटिक रिसोर्स बनाने में सफल हुए हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत देश में अलग अलग आबादियों से जुड़े 10,000 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है। अब ये डेटा हमारे वैज्ञानिकों को, रिसर्चर्स को उपलब्ध होने जा रहा है। इससे हमारे स्कॉलर्स को, हमारे साइंटिस्ट को भारत का बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि सामने आएगा संभल दंगे का सच। आगे देखिए, सामने आएगा संभल दंगे का सच। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो संभल दंगों के सच की बात करें उससे पहले आपको बताएं कि अब तक हमने न्यूज नाइट में क्या क्या आपको दिखाया, क्या क्या बताया। हमने आपको बताया जाट आरक्षण पर आई दिल्ली की लड़ाई। हमने अभी तक दिखाया जाट आरक्षण पर आई दिल्ली की लड़ाई। इंडी गठबंधन में मचा घमासान, किस तरह से टूट की कगार पर आया है इंडी गठबंधन। और साथ ही साथ प्रवासियों के योगदान को प्रधानमंत्री ने सराहा है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस में। किस तरह से 18वां प्रवासी भारतीय दिवस आगे बढ़ रहा है और आज उसका दूसरा दिन था। हमने उसके विषय में भी आपको खबर दिखाई। तो अब तक हमने आपको बताया है और अब बात करेंगे संभल दंगों की। संभल लगातार सुर्खियों में है। 1978 में हुए संभल के दंगे एक बार फिर चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल यूपी की विधान परिषद में एक एमएलसी की मांग के बाद प्रदेश के ने संभल प्रशासन से 1978 के दंगों को लेकर रिपोर्ट मांगी है और इसी के साथ 46 साल पुराने दंगे की पीड़ितों के परिजनों को न्याय मिलने की उम्मीद भी जग गई है। संभल के सांप्रदायिक दंगे का सच, 1978 के दंगों की आख्या रिपोर्ट। शासन ने पुलिस से मांगी आख्या। छलक उठा दंगा पीड़ितों का दर्द। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी। मस्जिद कमेटी फिर पहुंची सुप्रीम कोर्ट। 46 साल के बाद संभल के दंगाइयों का हिसाब होने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संभल में 1978 में हुए सांप्रदायिक दंगे की आख्या रिपोर्ट जिला प्रशासन से मांगी है। दरअसल स्थानीय एलएमसी श्रीचंद शर्मा ने 17 दिसंबर को एक पत्र लिखकर 1978 में हुए दंगों का मुद्दा सरकार के सामने उठाया था। इसके बाद शासन ने इस संबंध में जिला प्रशासन से आख्या मांगी है। 1 हफ्ते के अंदर प्रशासन ये आख्या दे देगा। शासन द्वारा एक आख्या मांगी गई है जिसमें 1978 में दंगों के संबंध में जो भी सूचना है वो उनको प्रदान की जाए। उस सूचना को संकलित किया जा रहा है। बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में संभल के 1978 के दंगे का जिक्र किया था। इसी के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि इस दंगे की जांच फिर से शुरू हो सकती है। 1978 में संभल की शाही जामा मस्जिद के मौलवी की हत्या के बाद भड़के दंगे में 184 लोग मारे गए थे। करीब 2 महीने तक संभल में कर्फ्यू लगा रहा था। दोषियों को सजा दिया जाना और पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाना, उनको न्याय दिया जाना, यह अभी भी समीचीन है और इसलिए इन बातों को लेकर के अगर आवाज उठाई जा रही है तो निश्चित तौर पर यह आवाज सुनी जानी चाहिए। सरकार द्वारा जांच के आख्या मांगे जाने पर पीड़ितों के परिजनों में उम्मीद की आस जगी है। अब आख्या मांगेंगे, सरकार दोबारा केस खोले और दोषियों को सजा दे। हमारे बाबा जी थे, वही श्री बनवारी लाल जी, वो इस कॉन्फिडेंस से गए कि मेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा, मेरा सब कहना मानते हैं, मेरा रिगार्ड करते हैं, पर उस समय किसी ने नहीं सुनी उनकी। न्याय मिलना चाहिए। जिन 2 लोगों की हत्याएं हुई थी, जाना गई थी, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। न्याय होता तो वो न्याय कभी भी हो, बहुत अच्छा लगता है। इस बीच संभल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है। संभल के डीएम राजेंद्र पेंदसिया ने दोबारा खोले गए शिव हनुमान मंदिर, तीर्थ स्थलों और कुओं का निरीक्षण किया। लगभग 5 से 6 महीने से लगातार अभियान चल रहा है और विशेष रूप से यदि किसी तालाब या इस तीर्थ स्थान पे कब्जा है तो नोटिस दे करके हम उसको हटवाते हैं। इस बीच संभल शाही जामा मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की है। याचिका में कमेटी ने मस्जिद की सीढ़ियों और प्रवेश द्वार के पास स्थित निजी कुएं के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने की मांग की है। मस्जिद कमेटी ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट से जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। साथ ही कमेटी ने इस मामले में उच्चतम न्यायालय की अनुमति के बिना कोई कार्रवाई नहीं करने की भी मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बार बार 1978 के संभल दंगों के सच की बात कही जा रही है और किस तरह से ये जो हिंसा के बाद ये जो पूरा दंगा भड़का और जो हिंसा हुई, किस तरह से ये रहा। 1978 के जब संभल के दंगों की बात हो रही है तो किस तरह से वहां पर मौतें हुई और उसमें आखिर जांच क्यों नहीं हो सकी, इन सारे विषयों पर लोग जानना चाहते हैं। और 1978 के संभल दंगों के सच की बात करें तो हिंसा के बाद 29 मार्च से, जब 1978 में 29 मार्च से 20 मई तक कर्फ्यू लगाना पड़ा, जिस कदर वो दंगों का विस्तार रहा।
और इन दंगों में 184 लोग मारे गए। दंगाइयों ने खुलेआम मचाया था कत्लेआम, सड़कों पर टूट पड़े और जिस तरह खुलेआम वहां कत्लेआम मचाया गया उसकी भी रिपोर्ट सामने आई है। हिंसा के आड़ में बहू बेटियों के साथ छेड़खानी भी की गई। तो बेहद दर्दनाक रहा ये जो दंगा रहा 1978 का। और संभल दंगों के दुष्परिणाम की बात करें तो संभल दंगों के बाद हिंदुओं का पलायन हो गया और आज जो मोहल्ला है, तब संभल के खग्गू सराय एक मोहल्ला था जिसको बनियों का मोहल्ला कहा जाता था, लेकिन आज उस मोहल्ले में एक भी हिंदू परिवार नहीं है क्योंकि इस दंगे के बाद सभी लोग वहां से पलायन कर गए। खग्गू सराय में 1978 तक 100 से ज्यादा हिंदू परिवार रहते थे, आज उस मोहल्लों में एक भी हिंदू नहीं रहता है। तो ये उसका दुष्परिणाम था कि किस तरह से वहां पर पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई। तो इसके बाद अगर संभल दंगों का इतिहास की बात करें कि किस तरह से संभल में लगातार दंगे होते रहे, कोई 1978 के जो दंगा सबसे बड़ा दंगा था, सिर्फ वही एक दंगा नहीं था, 14 बार हुए हैं संभल में सांप्रदायिक दंगे। और 1956, 1959 और 1966 में हिंदू मुस्लिम विवाद हुए, बड़े दंगे हुए और इस दौरान तमाम लोग मारे भी गए। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान भी संभल में हिंसक घटनाएं देखने को मिली। 1947 से 2004 तक संभल में हुई हिंसा में कुल 209 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। ये उसका एक दुखद पहलू रहा। और फिर खुलेगी संभल फाइल्स, क्या इस पर सवाल उठ रहा है। एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने 17 दिसंबर को प्रमुख सचिव विधान परिषद को पत्र लिखा था और नियम 115 के तहत दंगे की जांच कराए जाने की मांग की थी। उन्होंने पत्र में 1978 में हुए दंगे की जांच कराने का आग्रह किया गया था। शासन ने पुलिस से दंगों की आख्या मांगी थी और हफ्ते भर में इसकी आख्या जो संभल प्रशासन है वो दे देगा। संभल पर योगी सख्त हुए हैं, सीएम योगी का बयान भी आया है। विधानसभा में सीएम योगी ने संभल हिंसा की पूरी क्रोनोलॉजी बताई, कब क्या हुआ उसके बारे में विस्तार से बताया। ये शीतकालीन सत्र की बात है। 1947 से लेकर अब तक के दंगों का जिक्र किया। दंगे की जांच के लिए जल्द ही एक जुडिशियल कमेटी बनेगी, ये कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और संभल घटना के जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, इस बात को बार बार कहा योगी आदित्यनाथ ने। साथ ही ये भी जोड़ा कि कोई भी निर्दोष है उसको दंडित नहीं किया जाएगा। तो ये रहा है संभल दंगों का सच, संभल दंगों का इतिहास। और इसके बाद बात करेंगे महाकुंभ की तैयारियों का जायजा, आखिर क्या है उसमें, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा आगे देखिए। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और महाकुंभ की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज पहुंचे। योगी ने संगम घाट पर चल रही महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही वो अखाड़ों के शिविरों में भी गए और सीएम महाकुंभ की तैयारियों को लेकर बैठक भी कर रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा समागम, दिव्य
भव्य महाकुंभ, सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन, अंतिम चरण में तैयारियां। सीएम योगी ने लिया तैयारियों का जायजा। विश्व के सबसे बड़े समागम महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तीर्थ नगरी प्रयागराज पहुंचे। सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे के दौरान महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही अखाड़ों के शिविरों में भी गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुंभ नगरी में मीडिया सेंटर का भी उद्घाटन किया। पहचान और जिसकी वो हकदार थी, प्रयागराज जिस कार्य का हकदार था, उसको आपने बहुत व्यवस्थित रूप में, जो यहाँ की उपलब्धियां थी, जो जिसके लिए वो हकदार था, उन सभी को आपने बहुत व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करने का कार्य किया था। परिणाम था यूनेस्को को प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से और मोदी जी के प्रयास से प्रयागराज कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। मुझे आज यहाँ आने का भी सौभाग्य मिला, सबके साथ बैठना हुआ, शिविर के शुभारंभ की शुभकामनाएं, सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं, और आने के लिए भी, नहाने के लिए भी, पुण्य कमाने के लिए। महाकुंभ को सुरक्षित बनाने के प्रयास निरंतर जारी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के चारों तरफ अभेद सुरक्षा घेरा बनाए जाने के निर्देश दिए थे। इसके तहत प्रयागराज को जोड़ने वाले सभी 7 सड़क मार्गों तथा उन मार्गों पर पड़ने वाले 8 जनपदों में आने वाले वाहनों, व्यक्तियों की चेकिंग, हथियारों की तलाशी किए जाने के लिए कुल 102 मोर्चे बनाए गए हैं। इसके लिए 1026 पुलिस कर्मियों, 113 होमगार्ड पीआरडी के जवान और 3 सेक्शन पीएसी को नियुक्त किया गया है। जिला प्रशासन महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए रेलवे भी नए प्रयास कर रहा है। ऐसे में पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा झूसी और प्रयागराज रामबाग स्टेशन पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसी प्रकार महाकुंभ को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। स्टेशनों पर बहुत सुविधाएं हम लोगों ने अरेंज करी हैं, चाहे वो यात्री आश्रय स्थल बनाने से लेकर हो, चाहे यात्री सुविधा से लेकर हो, चाहे टिकटिंग से लेकर हो, सुरक्षा से लेकर हो, कम्युनिकेशन कंट्रोल की बात हो, सभी फील्ड में काम किया गया है। सबको अवगत करा रहे हैं कि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसी है, ताकि सभी लोग जो है आराम से आ सके, सुगम यात्रा उनकी हो सके और अच्छा अनुभव लेके यहाँ से जाए। इस बीच देश भर में महाकुंभ को लेकर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में बरेली जिला प्रशासन की ओर से भव्य महाकुंभ शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र, रामेंद्र सिंह और विकास सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक दरअसल अभी नहीं ले रहे हैं और हम इस कार्यक्रम के अंत में आ गए हैं और चलते चलते आपको छोड़े जाएंगे देश की कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों को, जिनको देखिए आप फटाफट अंदाज में। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मेघालय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का विशेष ध्यान पूर्वोत्तर पर है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय उद्योग मंत्री ने देश में जैविक खेती को बढ़ावा दिए जाने पर प्रकाश डाला। लोकसभा अध्यक्ष ब्रिटेन की आधिकारिक यात्रा पर हैं।